Okay, you can see my screen now. यस यस सर। So आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में, पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस। आम वेरिएबल्स की तरह पॉइंटर्स भी वेरिएबल ही होते हैं। जो चीज़ कॉमन है पॉइंटर्स की आम वेरिएबल्स के साथ वो ये कि पॉइंटर्स ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ एन एड्रेस एंड मेमोरी। जैसे एक आम वेरिएबल मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन पे मौजूद होता है और उसका कोई एड्रेस होता है, इसी तरीके से पॉइंटर भी मेमोरी में किसी लोकेशन पे सेव किया जाता है और उसका कोई एड्रेस होता है। लेकिन अनलाइक नॉर्मल वेरिएबल्स, पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस। तो आम वेरिएबल जो है वो वैल्यूज़ स्टोर करता है, लेकिन पॉइंटर्स वैल्यूज़ नहीं बल्कि एड्रेस स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक मेमोरी की एक हाइपोथेटिकल डिपिक्शन आप देखें, तो यहाँ हम कहते हैं जी हमने इस लोकेशन पे 101 इस लोकेशन के ऊपर एक पॉइंटर को स्टोर किया हुआ है। तो अब चूंकि ये पॉइंटर है तो इसमें कोई एड्रेस स्टोर्ड होगा, तो इसमें जो एड्रेस स्टोर्ड है वो है 558। और 558 एड्रेस सपोज यहाँ पे है और इस यहाँ पे फिर यू कैन से कि आप कोई मेमोरी एरिया है, इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई हो सकती है। सो पॉइंटर भी मेमोरी में किसी जगह पे सेव किया जाएगा, लेकिन आम वेरिएबल्स की तरह कोई वैल्यू स्टोर करने की बजाय उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो कोई मेमोरी का एड्रेस होगा। सो वी से दैट पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन। ओके अब इस केस में हमने पहले भी ये बात की थी कि जो 0x से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जो 0 to 9 और फिर A से F तक होती हैं, और हर हेक्साडेसिमल जो डिजिट होता है वो 4 बाइनरी डिजिट्स की जगह लेता है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास 101 है तो इसको हेक्साडेसिमल में अगर 101 है और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनेगा? सर 101 का बनाना है ना? जी सर 1100 101। जी सर इसका 101 का बनेगा 1100 101। बेटा ये हेक्साडेसिमल है, डेसिमल नहीं है। हेक्साडेसिमल ओके सर। सो हेक्सा में मैंने आपको बताया था कि हर डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स में आता है। तो 1 जो है वो 4 में आएगा। 1 का क्या बनेगा? इट विल बी 0001। 0 का क्या बनेगा? इट विल बी 0000। और फिर 1 का क्या बनेगा? 0001। सो दिस विल बी दी बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस हेक्सा वैल्यू। सिमिलरली 558 की इक्विवेलेंट हेक्सा वैल्यू क्या होगी? That will be 5. Now 5 is 0101, then again 5, that is 0101, and then 8, that is 1000। तो पॉइंटर अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम जो डेटा टाइप जिसको हमने पॉइंट करना है वो डेटा टाइप लिखेंगे, फिर आगे स्टैरिक लिखेंगे। स्टैरिक इंडिकेट कर रहा है कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं बल्कि एक पॉइंटर होगा। फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और फिर आप उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे ऑप्शनली। और अगर आपके पास कोई और लेजिटिमेट वैल्यू नहीं है उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए तो आप उसे नल से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। दैट विल टेल दैट द पॉइंटर स्टिल डज नॉट हैव अ वैलिड एड्रेस। सो मिसाल के तौर पे अगर आपको इंटीजर के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो आप यूँ डिक्लेयर कर सकते हैं इंट स्टार then the name of the variable, say in this case we name it int pointer, and then we initialize it to say null in this case. ओके सो वेरिएबल्स आर यूज टू हैंडल डेटा इन मेमोरी। हमने मेमोरी में जितना भी डेटा प्लेस करना होता है उनको वेरिएबल्स के ज़रिए ही हम हैंडल कर रहे होते हैं। ये तो हम जानते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी हो तो हम क्या लिखते हैं, हम सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमारे सामने उसकी वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर हमें वैल्यू की बजाय उसका एड्रेस गेट करना हो तो हम क्या करेंगे?
For that we can use the reference or the address of operator, which is the and or ampersand symbol, right? So जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है एज, जिसको आपने 30 दिया, एक कांस्टेंट है जिसको आपने पाई की वैल्यू दी हुई है। आप इन दोनों के एड्रेसेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं? आप इनके नाम से पहले एंड लिखेंगे तो इनकी वैल्यू की बजाय इनका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। सो वी सी इट हियर। सो यू सी एज का एड्रेस प्रिंट हो गया और पाई का एड्रेस भी प्रिंट हो गया। इन दिस केस 0x इज ऑलरेडी देयर, सो इट इज रिडंडेंट, you can do without it. Now can you see at this address and tell कि इस एड्रेस का साइज क्या है in terms of bytes or bits? जी बेटा, एड्रेस बना रहे हैं। तो मेरे सवाल का कोई जवाब तो दें। जी सर, एड्रेस तो शो कर रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे पूछ रहे हैं आप। जी मेरे हेक्साडेसिमल में 0 into समथिंग जो भी लिखा है। आपको ये बताना है कि इस एड्रेस का साइज क्या है इन टर्म्स ऑफ बिट्स और बाइट्स। सर 4 बाइट्स ही है इंटीजर का। और सर इसका एड्रेस ये एड्रेस नज़र आ रहा है आपको? जी जी सर। सर इसमें 12 डिजिट्स है ना सर। सर तो उसके हिसाब से 4 बाइट्स ही बनेगा। 12 डिजिट्स का 4 बाइट्स बनेगा कैसे? सर मतलब हेक्साडेसिमल में जैसे आपने कहा था ना कि 4
पुत्र पुरानी कोई गल पढ़दे भी हो कि नहीं? पढ़ते हैं सर। तो फिर बताओ सर भी मतलब थोड़ा। अगर मैं किसी हद तक समझा पाऊँ तो सर मतलब कि इसके अंदर 12 कैरेक्टर्स है ना सर। ठीक और है। सर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में सर 4 कैरेक्टर का एक मतलब बाइनरी कोड बनता है। ठीक सर है, उस हिसाब से 4 बाइट्स ही हुए। ये सारी मिलके 4 बाइट्स बनती हैं। यस सर। कैसे? सर 4 का एक होता है ना, तो ये 12 है। ठीक है, सर डिवाइड कर लेंगे फिर तो इस 4 का हिसाब एक से। होता है तो ये 12 है, तो साइज़ क्या हुआ? सर 4 बाइट्स होगा। सर सॉरी 4 बिट्स हो गया, थोड़ी कंफ्यूजन है। बेटा बहुत ही अभी तक मायूस कौन वैसे मजमूई बहसीत है, मजमूई रिस्पांस जा रहा है। 50-50 की क्लास है, 15-15 लोग आते हैं और उनमें से भी कोई 2-3 होते हैं जो थोड़ी सी एजिलिटी शो करते हैं, बाकी सारे सोए पड़े रहते हैं। हाउ वुड वी डू अवे विद इट देन? आखिर में आप कहेंगे जी हमें कुछ समझ नहीं आया। सर वो बैठे होते हैं क्लास में, बस मेरे ख्याल बोलने से शर्माते हैं थोड़ा। नहीं तो मैं पूछ लूँ, तो पूछने से भी कुछ नहीं बताते। सर आप पूछ लें, वो फिर उन पर डिपेंड करता है कि बताएंगे ना आपको। जी हाँ, ज़ाहिर है। नहीं, मुझे वैसे पूछने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि इन दी एंड कुछ रिज़ल्ट बनता है, कुछ आप सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं। दिस इज़ व्हाट मैटर्स। व्हाट इट डज़ टू मी इज़, मेरे में एक थोड़ी सी खामी ये है कि मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाती है व्हेन आई सी दैट पीपल आर नॉट रियली कंसर्न। सर पढ़ने वाले तो बैठे हैं। या दोस्त कपल आर देयर, ठीक है। ओके जी, छोड़ें परे, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सो यू हैव सीन दैट द एड्रेस इज़ प्रिंटेड ऑफ दीज थिंग। अगर आप एड्रेस के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद जान सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सो यू कैन सिंपली यूज़ दिस एम्परसेंड। एम्परसेंड आप किसी भी वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा। सो वी मूव ऑन। नाउ कंसिडर फॉलोइंग वेरिएबल्स एंड पॉइंटर टू दोज। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और हमने जो है वो इनके लिए पॉइंटर्स क्रिएट करने हैं। एक इंटीजर है एज के नाम से जिसको वैल्यू दी है 20, और एक फ्लोट है हाइट जिसको हमने वैल्यू दी है 5.11। इनके पॉइंटर्स अगर इनके लिए हम पॉइंटर्स क्रिएट करें तो दे कुड लुक लाइक दिस। आप इंटीजर के लिए इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करेंगे, और चूंकि पॉइंटर है तो स्टार लिखेंगे और फिर आगे नाम लिखेंगे। नाम अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे आप, और फिर चूंकि पॉइंटर को आपने एड्रेस देना है तो आप उसको एंड एज असाइन करेंगे। एंड एज जब आप लिखेंगे तो एज का एड्रेस पॉइंटर ptr टू एज को असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे केस में आप चूंकि फ्लोट का पॉइंटर बना रहे हैं तो आप पॉइंटर की टाइप भी फ्लोट ही रखते हैं, और एंड हाइट लिखते हैं तो हाइट का एड्रेस ptr टू हाइट को असाइन हो जाता है। एंड दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट, वी सी इट देयर। सो अगेन वी रन दिस कोड, यू सी कि आपने एज डिक्लेयर किया था और फिर एक पॉइंटर बनाया, उसको आपने एज का एड्रेस असाइन कर दिया। अब जब आप पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो द एड्रेस इज प्रिंटेड। दिस again is redundant, you don't need to include that 0x here because the memory addresses by default are printed with 0x prefix। और ये जो हैग्स है, ये ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को हैग्स में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेमोरी एड्रेसेस बाय डिफ़ॉल्ट भी हैग्सा में ही प्रिंट होते हैं, तो आप ना भी लिखें तो दैट विल वर्क ऑल राइट।
सो एड्रेसेस कैन चेंज फ्रॉम मशीन टू मशीन। जब आप एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाएंगे तो एड्रेसेस मुख्तलिफ होंगे, और मुख्तलिफ रन्स में भी आप एक बार रन करेंगे प्रोग्राम और दूसरी बार करेंगे तो मुमकिन है एड्रेसेस तब्दील हों, उनके साइजेस भी वेरी कर सकते हैं फ्रॉम मशीन टू मशीन। ओके, आम वेरिएबल्स की तरह पॉइंटर्स को रीअसाइन भी किया जा सकता है। जैसे आप पॉइंटर को पहले एक वेरिएबल का एड्रेस असाइन करें और बाद में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दें, तो दैट्स परफेक्टली अलाउड, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ आपने एक एज के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया था, तो और आपने एक पॉइंटर बनाया पॉइंट्स टू इंट, और उसको आपने माई एज का एड्रेस असाइन कर दिया। बाद में आप एक और वेरिएबल बनाते हैं योर एज के नाम से, और आप योर एज का एड्रेस पॉइंट्स टू इंट को असाइन कर देते हैं। अब अगर हम इन एड्रेसेस को प्रिंट करें तो आपके ख्याल में जो पहला एड्रेस है और जो दूसरा एड्रेस है, जब वो माई एज को पॉइंट कर रहा है और बाद में योर एज को पॉइंट कर रहा है, क्या ये एड्रेसेस सेम होंगे या डिफरेंट? सर रिपीट कर देंगे एक बार फिर से? या वी जस्ट सी इट हियर। सो अगर आप ये देखें तो ये चूंकि एक वेरिएबल है माई एज, इसका एड्रेस आप इसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है माई एज मेमोरी में किसी लोकेशन पे है। जब आप ये एड्रेस प्रिंट करेंगे तो माई एज का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसे योर एज असाइन करेंगे तो योर एज कोई दूसरा वेरिएबल है और वो मेमोरी में किसी और जगह पे होगा। जब आप इसका एड्रेस असाइन करेंगे तो पॉइंट्स टू इंट के अंदर जो अब एड्रेस है वो तब्दील हो जाएगा, इट विल बी सम डिफरेंट एड्रेस। वी सी इट हियर, लाइक यू सी माई एज का एड्रेस दिस और योर एज का एड्रेस दिस, बिकॉज दोनों मुख्तलिफ वेरिएबल हैं और दोनों मेमोरी में किसी अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं। तो जब आप पॉइंटर के अंदर इनके एड्रेसेस स्टोर करेंगे तो जाहिर है ये दोनों एड्रेसेस डिफरेंट ही होंगे। ओके, अब जैसे आप आम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है। अगर आप उससे पहले एम्परसेंट लगा देते हैं तो आपको उसका एड्रेस अच्छा सर, अगर इफ यू डोंट माइंड सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब बता सकते हैं? जी जी, वैसे तो मैंने बता दिया, आप ये बता दें। आप बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, आप बता तो वो सकते मैंने हैं बता दिया। आप टोल्ड के दोनों वेरिएबल्स का एड्रेस डिफरेंट होगा, तो पॉइंटर जब आप प्रिंट करेंगे तो वो एड्रेसेस डिफरेंट आएंगे। आई हैव शोन दैट हियर कि ये दोनों एड्रेसेस डिफरेंट हैं। नहीं सर, इसकी बात नहीं कर रहा मैं सर, वो साइज वाली की बात कर रहा हूँ जो आपने साइज वाला पूछा था क्वेश्चन। साइज़ वाला तो बेटा मेरा ख्याल मैंने अभी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा। आप बताइए कौन सा सवाल पूछा था मैंने साइज़ वाला? अच्छा, एड्रेस, आप एड्रेस के साइज़ की बात कर रहे हैं? सर एड्रेस का ऐसा ओके साइज तो नहीं होता सर, वो अगर एड्रेस दिस का पूछते हैं इज सर इफ यू उसका सी, साइज तो भी ये होता है। हेक्सा वैल्यू है, हर हेक्सा वैल्यू 4 बिट्स लेती है, तो ये 12 है अगर, तो ये 48 बिट्स ले रहा है एड्रेस। आम तौर पे जो मशीन्स होती हैं वो या 32 बिट होती हैं, ये 64 बिट होती हैं, और आजकल जो मॉडर्न मशीन्स हैं वो सारी 64 बिट हैं। तो 64 बिट पे एड्रेस भी 64 बिट्स ही का होता है, लेकिन यहाँ आपको 48 बिट्स इसलिए नज़र आ रही हैं कि ज़्यादातर मशीन्स जो इस वक्त 64 बिट चल रही हैं वो पूरी 64 बिट्स इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो सिर्फ 48 बिट्स इस्तेमाल करती हैं। सो द एड्रेस दैट यू सी हियर इज़ ऑफ 48 बिट्स, बट एक्चुअली द एड्रेस इज़ 64 बिट्स। ओके, सो अब आपके पास ये लग्जरी भी अवेलेबल है कि आप अगर वैल्यू को पॉइंटर के ज़रिए प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको एज का एड्रेस दे दिया, यहाँ हम उसका एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम पॉइंटर से पहले स्टार लगा दें तो हमें उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर हम पॉइंटर को प्लेन प्रिंट करें ऐसे तो एड्रेस प्रिंट होता है, लेकिन अगर उससे पहले स्टार लगा दें तो वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट हो जाती है। यानी अब जब आप ये प्रिंट करेंगे तो 30 प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ एज। सो इफ यू रन दिस फॉर एग्जांपल, तो यू सी आपने पहले एज को प्रिंट किया, 30 प्रिंट हुआ, फिर आपने इसको एड्रेस दे दिया। आपने जब एड्रेस को प्रिंट किया तो ये इसका एड्रेस प्रिंट हो गया एज का, ठीक है, थ्रू पॉइंटर। फिर आपने पॉइंटर से पहले जब स्टार लगाया तो स्टार को हम कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर, या हम इसको ये भी कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है, कि जो एड्रेस है उस पर पड़ी हुई वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो जब आपने सिर्फ पॉइंट्स टू इंट को प्रिंट किया तो एड्रेस प्रिंट हुआ, लेकिन जब आपने स्टार पॉइंट टू इंट को प्रिंट किया
तो वैल्यू प्रिंट हुई। सो अब क्या हुआ कि इस एड्रेस पे जाकर जो वैल्यू पड़ी थी उसने उसको एक्सेस किया और प्रिंट कर दिया, राइट? जी सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार यू कैन आस्क। ओके, अब जैसे आपने स्टार के ज़रिए उसकी वैल्यू को गेट किया है, आप बिल्कुल इसी तरीके से स्टार के ज़रिए उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यानी अगर आप वैल्यू डायरेक्टली असाइन करें या सी इन के ज़रिए असाइन करें। अब यहाँ अगर आप देखें तो वही एज वेरिएबल इनिशलाइज आपने किया हुआ उसको 30 पे, आपने उसका एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर को असाइन कर दिया। फिर आप यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप एज की वैल्यू एंटर करें, और अब आप सी इन में ले रहे हैं स्टार पॉइंट्स टू एन एज। इसका मतलब ये है कि आप पॉइंटर के थ्रू इसकी वैल्यू को एंटर करना चाह रहे हैं। ये लिखना या ये लिखना, अगर आप यूँ सी इन डायरेक्टली लिख दें और एज की वैल्यू इनपुट कर लें, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक ही काम करेंगी। यहाँ आप पॉइंटर के थ्रू इन डायरेक्शन के थ्रू वैल्यू एंटर कर रहे हैं और यहाँ आप डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर वैल्यू एंटर कर रहे हैं। सो दे बोथ डू द सेम थिंग। So it is 30 and now if I enter 20 in it you will see that the अब आप एज को, अब आप यहाँ देखें तो आपने एज को प्रिंट किया है, आपने स्टार के ज़रिए उसको प्रिंट नहीं किया, ठीक है? सो यू हैवंट प्रिंटेड इट थ्रू स्टार। अगर आप स्टार के थ्रू भी इसको प्रिंट करेंगे तो 20 ही प्रिंट होगा, लेकिन डायरेक्ट वेरिएबल को भी प्रिंट करेंगे तो 20 ही प्रिंट होगा, बिकॉज जो पॉइंटर है वो इसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो आप स्टार लगा के इसकी वैल्यू एक्सेस कर लें या डायरेक्टली वेरिएबल के नेम से एक्सेस कर लें, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। So the value of age is input using cin via dereferencing operator instead of using the variable directly. Next is if we use size of with pointers, तो you will see one thing interesting कि जो डेटा टाइप्स हैं उनके साइज़ तो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे यहाँ हम कैरेक्टर का साइज़ गेट कर रहे हैं तो आप जानते हैं कैरेक्टर का साइज़ आमतौर पर 1 बाइट होता है। फिर अगर आप इंटीजर का साइज़ प्रिंट करेंगे तो इंटीजर का साइज़ आप जानते हैं आमतौर पे 4 बाइट्स होता है, और डबल का साइज़ आमतौर पे 8 बाइट्स होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर इन्हीं के पॉइंटर्स के साइज़ हम प्रिंट करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैरेक्टर पॉइंटर का साइज़ क्या होता है, इंटीजर पॉइंटर का साइज़ क्या होता है, और डबल पॉइंटर का साइज़ क्या होता है। सो यू विल सी कि डेटा टाइप्स के साइज़ तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन एड्रेस का साइज़ हमेशा एक ही रहता है जो मशीन एड्रेस सपोर्ट करती है। तो नो मैटर आप कैरेक्टर का पॉइंटर लेंगे, इंटीजर का लेंगे, या डबल का लेंगे, या किसी भी और डेटा टाइप का लेंगे, उसका साइज़ 8 बाइट्स ही होगा इस मशीन के ऊपर। लाइक अगर आपकी मशीन 64 बिट है, और ज़्यादातर मशीन जो इस वक्त आपके पास हैं वो सारी 64 बिट मशीन्स हैं, तो उनके ऊपर जब आप एड्रेसेस देखेंगे तो नॉर्मली वो 8 बाइट्स होंगे। ये बाइट्स में है साइज़ 8 बाइट्स का मतलब है 8 × 8 64 बिट्स, तो 64 बिट का एड्रेस होगा। जबकि अभी जो हमने एड्रेस प्रिंट किया था वो एक्चुअली हमने देखा था कि वो 48 बिट्स का था। एंड आई टोल्ड यू कि जो मॉडर्न 64 बिट मशीन्स हैं वो अपनी पूरी 64 बिट्स को इस्तेमाल नहीं करी, कुछ हिस्सा इसका कांस्टेंट रह जाता है, बाकी 48 बिट्स के अंदर वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर लेती हैं। एंड 48 बिट्स इज़ क्वाइट अ ह्यूज एड्रेस स्पेस, टेराबाइट्स में चली जाती है मेमोरी ऑलरेडी इसके साथ, जो आप एड्रेस कर सकते हैं यूजिंग 48 बिट्स। So the take home is that the size of the pointer remains constant, whereas the size of different data types do differ. Next we talk about जी जी सर यूजुअली हम जो पॉइंटर होते हैं इंटीजर वैल्यू में नहीं बनाते हैं डेटा टाइप के अंदर। दोबारा पूछिए सर जो पॉइंटर्स हम यूजुअली बनाते हैं तो सर वो इंटीजर डेटा टाइप में नहीं बनाते हैं। पॉइंटर्स हम क्या बनाते हैं सर? पॉइंटर्स इंटीजर डेटा टाइप के अंदर बनते हैं या बाकी डेटा टाइप्स में भी बन सकते हैं? पॉइंटर की डेटा टाइप वो रखी जाती है जिस टाइप के डेटा को उसे पॉइंट करना है। अगर उसने इंटीजर को पॉइंट करना है तो पॉइंटर की टाइप इंटीजर रखेंगे, अगर उसे कैरेक्टर को पॉइंट करना है तो पॉइंटर की टाइप कैरेक्टर रखेंगे, अगर उसने डबल को पॉइंट करना है तो पॉइंटर की टाइप डबल रखेंगे। ओके सर। जैसे मैंने आपको मिसाल दिखाई थी, दिस वन,
तो इंटीजर पॉइंटर है तो इंटीजर के लिए इंटीजर पॉइंटर और फ्लोट के लिए फ्लोट पॉइंटर। Okay, now next we talk about dynamic memory allocation. Consider an array of 100 integers. आप 100 integers का array इस तरीके से declare कर सकते हैं। अब इसमें कुछ limitations जो हैं वो ये हैं कि compile time पे ज़ाहिर है ये size fix हो गया। आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इस साइज़ को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आप देखते हैं कि आपको सिर्फ 2-3 इंटीजर्स की ज़रूरत है, बाकी सारे वेस्ट हो रहे हैं। तो अब डिस्पाइट द फैक्ट कि वो वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप उस मेमोरी एरिया को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेमोरी एरिया रिजर्व रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर केस में आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास 100 की गुंजाइश है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे कोई 2-3 इंटीजर्स और भी अकोमोडेट करने हैं, तो मैं रन टाइम पे इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो नहीं बढ़ा सकता। आई विल हैव टू लिव विद दिस लिमिट। सो दोनों सिचुएशंस हैं। एक सूरत में जब आपको कम ज़रूरत है तो मेमोरी वेस्ट हो रही है, आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, और दूसरी सूरत में जब आपको चंद ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ गई है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते। सो ऐसा क्यों है कि ये जो मेमोरी है ये सारी की सारी स्टैटिक एलोकेट हो रही है, कंपाइल टाइम पे फिक्स हो जाती है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इसके साइज़ को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो C++ में इस इशू को हैंडल करने के लिए एक फैसिलिटी जो हमारे पास दस्तयाब है वो ये है कि C++ हमें अलाउ करती है कि हम मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट कर सकें। डायनामिकली एलोकेट करने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अगर हमें मेमोरी चाहिए तो हम वो मेमोरी रिज़र्व भी कर सकते हैं, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो हम उस मेमोरी को रिलीज़ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसके लिए C++ हमें दो ऑपरेटर्स देता है, एक को हम कहते हैं न्यू और दूसरे को हम कहते हैं डिलीट। न्यू ऑपरेटर जो है ये नए मेमोरी एरिया को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो डिलीट है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड मेमोरी एरिया जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है उसको रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। So we see the examples here. So commonly new is used to dynamically allocate memory returning a pointer. मिसाल के तौर पे आप टाइप लिखते हैं, पॉइंटर का नाम लिखते हैं, फिर न्यू लिखते हैं, फिर दोबारा टाइप लिखते हैं, यानी अगर आपने एक इंटीजर को डायनामिकली एलोकेट करना है तो आप लिखेंगे इंट स्टार पॉइंटर का नाम, लाइक पॉइंटर टू इंट इज असाइंड न्यू इंट। तो ये न्यू कीवर्ड है और आगे डेटा टाइप जिस टाइप का आप एरिया एलोकेट करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि रन टाइम पे ये आम जो इंटीजर्स आप क्रिएट करते हैं वो स्टैटिक होते हैं, कंपाइल टाइम पे एलोकेट होते हैं। ये एरिया रन टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो आपको फ्री पूल से एक इंटीजर के साइज़ की मेमोरी दे दी जाएगी और ये पॉइंटर वो रिटर्न करेगा, यानी जिस जगह पे वो मेमोरी एलोकेट होगी उसका पॉइंटर वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। इसके अंदर हमारे पास इसका एड्रेस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स का चंक एलोकेट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। आप वही लिखेंगे इंट स्टार पॉइंटर और न्यू इंट, और आगे आप जैसे एरे के अंदर साइज देते हैं तो आप साइज दे देंगे। जब आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको फ्री एरिया से 10 इंटीजर्स के बराबर मेमोरी है वो एलोकेट कर दी जाएगी, और जो पहला इंटीजर होगा उसका एड्रेस इस ptr to int पॉइंटर के अंदर आपको दस्तयाब हो जाएगा। सो रिमेंबर, जब आप न्यू के ज़रिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, ये एग्जीक्यूशन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब चूंकि आप ये एलोकेट खुद कर रहे हैं तो इस्तेमाल के बाद इसको रिलीज़ करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बाकी जो वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं कंपाइल टाइम पे वो ज़ाहिर है आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होते, वो जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तब ख़त्म हो जाते हैं। अब आप चूँकि बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ज़रूरत पड़ने पे न्यू के ज़रिए मेमोरी एलोकेट भी खुद कर सकते हैं, और ज़रूरत ख़त्म होने पे डिलीट भी आपको खुद ही करनी होगी। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो वो मेमोरी एरिया डिस्पाइट द फैक्ट कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है वो रिजर्व्ड रहेगा और आपकी एप्लीकेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी। So memory must be released once no more needed, and you can simply call these calls on the pointers. You can delete the pointer like this, a simple pointer, और अगर वो एक chunk of memory है तो आप उसके delete के साथ ये empty brackets लिख देंगे, it will delete the pointers.
ये याद रखिए कि आप सिर्फ उन पॉइंटर्स को डिलीट करेंगे जो न्यू के ज़रिए एलोकेट हुए हैं। जो आम पॉइंटर है जिसको आपने सिंपली कोई एड्रेस असाइन किया हुआ है वो उसे हम डिलीट नहीं करते, वो डायनामिक नहीं होता। लेकिन जो न्यू के ज़रिए मेमोरी एलोकेट होती है वो डायनामिक होती है, उसको डिलीट करना ज़रूरी होता है। So not deleting memory after use makes the available memory less, and it slows down your application and is regarded as a memory leak which must be avoided. तो आपने मेमोरी अगर एलोकेट की और उसको डिलीट नहीं किया तो हम ये कहेंगे कि आपने मेमोरी लीक कर दी. The memory leak has occurred, so that memory is reserved but is not usable, and we should avoid that. And a little word of caution is कि न्यू बेसिकली रिक्वेस्ट करता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, गारंटी नहीं होती कि मेमोरी एलोकेट हो भी जाएगी. मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा मेमोरी डिमांड कर रहे हैं और सिस्टम में इतनी मेमोरी दस्तियाब नहीं है तो ये एलोकेशन फेल भी हो सकती है. एंड वी विल सी इन द शॉर्टली कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं अगर हमारी मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुल नहीं होती तो. We'll take a 5-7 minutes break and then we will continue from here. Okay. Okay, you can hear me now. So you can hear me now. यस सर, हमने तो कहा शायद आपको भी नेट इशू हो गया, आप चले गए. नहीं, I was just taking a little break. Internet is all right. Okay. So we were talking about new and delete. So this is the example where we see that dynamically memory is allocated and deleted. So we take a trace of this. So we have this created this integer. Now remember, this is the most important difference, that when you create it and something with new, this is dynamic memory allocation being done at during execution. So any memory that you reserve with new, you have to delete that. So आपने एक integer pointer create किया, memory allocate की integer के size की, आपने उसको फिर cin के ज़रिए input कर लिया using the dereferencing, right? और फिर आपने उसको प्रिंट किया कि आपने किस जगह पे मेमोरी एलोकेट की थी, एंड देन वंस यू आर डन यूजिंग दैट यू डिलीट दैट मेमोरी बाय सिंपली कॉलिंग डिलीट ऑन दैट पॉइंटर, राइट? सो इट्स लाइक एज एंटर करते हैं आप तो इट सेज दैट द एज इज स्टोर्ड एट दिस एड्रेस. ओके, सो आई विल जस्ट. अच्छा, अब एक चीज़ ये कि अगर आप ये डिलीट कॉल नहीं करते तो क्या होगा? अपेरेंटली नथिंग, there will be no error, right? कोई एरर नहीं आएगा. आप ये अगर डिलीट कॉल नहीं करते इसके ऊपर तो कोई एरर नहीं आएगा इस केस में. लेकिन द थिंग इज़ के चूँकि आपने मेमोरी को डायनामिकली खुद क्रिएट किया था तो इसको क्लीन करना आपकी ज़िम्मेदारी थी, तो आपने वो अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं की. अब इस केस में तो चूँकि ये इस प्रोग्राम की आखिरी स्टेटमेंट है और प्रोग्राम एग्जिट कर गया, तो जब प्रोग्राम एग्जिट करता है तो तमाम मेमोरी जो प्रोग्राम के लिए रिजर्व्ड होती है वो ख़त्म हो जाती है. बट सपोज इफ़ यू हैव अ बिग एप्लीकेशन विच हैज़ टू मेक यूज़ ऑफ डायनामिक मेमोरी मल्टीपल टाइम्स, so each time you allocate memory and do not deallocate it, so slowly memory जितना pool operating system ने आपकी application के लिए reserve किया होगा वो आप consume कर लेंगे और आपको मज़ीद memory फिर नहीं मिलेगी और आपकी application भी slow होती जाएगी. So that's why you have to keep in mind yourself. ये काम compiler आपके लिए नहीं करेगा, आपको कोई error इसके ऊपर नहीं आएगा. आपको ये रन टाइम पे आ सकता है जो भी एरर आएगा कि आपने जो मेमोरी न्यू के ज़रिए एलोकेट की है उसको डिलीट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है. सो यू विल bear that in your mind to do it. So dynamic memory is allocated, the value is input, and then you print the address and finally delete the memory from your program. और ये बात पहले भी कही है, अगेन कह रहा हूँ कि डिलीट सिर्फ वो पॉइंटर किए जाते हैं जो न्यू के ज़रिए क्रिएट होते हैं, आम पॉइंटर्स नहीं. इस एग्जांपल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं उनको एलोकेट कर रहे हैं.
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक चंक ऑफ मेमोरी जो है उसको भी इकट्ठा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं. सो यू बेसिकली इनपुट द साइज़. आप जानते हैं कि अरे का साइज़ आपको कांस्टेंट देना होता है, लेकिन यहाँ आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए. तो यूज़र जो है वो जो इनपुट करता है, आप उतने इंटीजर्स क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग दी फैसिलिटी ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, राइट. एंड देन यू जस्ट प्रिंट दी एड्रेस कि जी इस एड्रेस पे मेमोरी एलोकेट हुई है, एंड देन यू डिलीट दैट पॉइंटर फाइनली, राइट. एंड रिमेंबर कि जब आप चंक ऑफ मेमोरी के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप डिलीट के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लिखते हैं. सिंपल वेरिएबल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखी जाती. So we say 10, it says okay. So size is input during execution and the memory is allocated, and accordingly once you're done you delete that memory. Okay, now you have a little question. What happens if a pointer is incremented using the increment operator, और simply उसमें अगर हम एक का इजाफा कर देते हैं. तो अगर आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो आपके ख्याल में ये जो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से आपके ख्याल में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन लगता है. Okay, one answer is that first option. Anyone else? नहीं सर, मुझे थर्ड लग रहा है. Okay, third option. Anyone else? It's actually the second option. जब आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं तो उसमें जिस टाइप के डेटा को वो पॉइंट कर रहा होता है उसके साइज़ के बराबर इजाफा होता है. ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इफ़ सपोज़ आपके पास एक इंटीजर पॉइंटर है, इंटीजर आपको पता है 4 बाइट्स लेता है. अगर आप उसमें एक का इजाफा करेंगे तो वो इंटीजर की एक बाइट छोड़ के दूसरी बाइट को पॉइंट करना शुरू कर देगा. 2 का इजाफा करेंगे तो दूसरी बाइट को पॉइंट करना शुरू कर देगा. 3 का करेंगे तो तीसरी बाइट को. 4 का करेंगे तो फिर वो अगले इंटीजर पे जाएगा. अब सवाल ये है कि डज इट मेक एनी सेंस कि हम एक इंटीजर के पार्ट्स को एक्सेस कर रहे हो? नो. The thing is, if we are accessing an integer, then after one integer we will be interested in accessing the second integer, which will be at a distance of the size of that data type. For example, अगर वो integer है तो अगर current integer का एड्रेस 2340 है तो अगले integer का एड्रेस 2344 होगा, 4 के डिफरेंस के साथ. So it makes sense कि जब आप पॉइंटर में इजाफा करें या कमी करें तो वो इजाफा या कमी जिस डेटा टाइप को वो पॉइंट कर रहा है उसके साइज़ के बराबर होनी चाहिए, और C++ में ऐसा ही होता है. सो ये एक मिसाल है जिसमें हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये सारा काम होता कैसे है. सो यहाँ अगर आप देखें तो हमने साइज़ एंटर किया, इनपुट किया यूज़र से, और उतनी मेमोरी एलोकेट कर ली. ठीक है. फिर हमने कहा कि जी हम इनको प्रिंट करते हैं यूजिंग अ लूप. तो हमने एक लूप लगाई फॉर काउंटर इज़ इक्वल टू 0, काउंटर लेस देन नम एंट्रीज, काउंटर प्लस प्लस और प्लस प्लस काउंटर. ठीक है. एंटर द नंबर. यहाँ हम नंबर इनपुट कर रहे हैं. ठीक है. हम कहते हैं जी नंबर इनपुट कीजिए. अब आपने लिखा पॉइंटर, और जब आप स्टार लिखते हैं तो वो वैल्यू एट पॉइंटर हो जाता है. पॉइंटर में आप काउंटर का इजाफा कर रहे हैं, राइट. यू से पॉइंटर प्लस काउंटर. अब काउंटर फर्स्ट टाइम 0 होगा तो आप पहली लोकेशन पे नंबर एंटर कर देंगे. दूसरी बार काउंटर में इजाफा हो जाएगा, काउंटर 1 हो जाएगा, तो आप इसमें 1 का इजाफा करके, यानी एड्रेस के बराबर इंटीजर है तो 4 बाइट्स का इजाफा करके दूसरी लोकेशन पे एंट्री कर देंगे, एंड सो ऑन. और ये लूप कितनी बार चलेगी? जितनी एंट्रीज़ हैं आपने जितनी मेमोरी एलोकेट की है. जब आप ये एलोकेशन जब आप ये नंबर्स इनपुट कर चुकेंगे तो अब आप अगली लूप के अंदर आप इन नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं. प्रिंट करने के लिए आपने बिल्कुल वही लूप लगाई है, और इस केस में आप क्या कर रहे हैं कि उस पॉइंटर को
स्टैरिक के ज़रिए प्रिंट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और प्रिंट करने के बाद ये चूँकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है तो ये पहले वैल्यू इस्तेमाल करेगा, बाद में इसमें इजाफा करेगा, उसके बाद इसमें 1 का इजाफा कर देगा। तो जितनी बार ये लूप चलेगी हर बार इसमें 1 का इजाफा होता रहेगा, और तमाम एंट्रीज जब तक एंट्रीज मौजूद हैं ये एड्रेस में इंक्रीमेंट होके अगला 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 इंटीजर प्रिंट होता रहेगा, एंड इन द एंड द लूप विल एंड। उसके बाद आखिरी काम आपको ये करना है कि जो पॉइंटर है ये चूँकि आगे बढ़ता हुआ अब आखिरी इंटीजर पे जा चुका हुआ है, उससे आगे जा चुका हुआ है, तो अब आपको इसको वापस लाना है। तो जितनी एंट्रीज़ हैं उतना इसमें से डिक्रीमेंट करेंगे तो ये पॉइंटर वापस उसी लोकेशन पे आ जाएगा जहाँ पे जहाँ मेमोरी एलोकेशन जब हुई थी तो जिस जगह पे ये था, राइट। और फिर आप इसको डिलीट करेंगे। अगर आप इस पॉइंटर को वापस अब इसकी ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं लेके आएंगे और इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट अलाउ नहीं होगी। यू मस्ट ब्रिंग योर पॉइंटर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। It has stuck now. Okay, so let's run it now. So how many integers do you wish to enter? Suppose I say 6 and then I say okay, I will be entering 1 2 3 4 5 and 6. So it displays all these numbers and exits. So ये वो लूप है जिसमें आप नंबर इनपुट कर रहे हैं और ये वो लूप है जिसमें आप प्रिंट कर रहे हैं। इस लूप को ज़रा गौर से देखिए, अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए, और फिर दूसरी लूप को भी। Everybody is okay? Yes, sir. Okay, good. ओके अच्छा, अब वैसे आप अगर ये स्टेटमेंट देखें, ये जो हम पॉइंटर की वैल्यू में तब्दीली कर रहे हैं, हम इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ भी वही काम करें जो ऊपर वाली लूप में किया है, काउंटर, तो इट विल वर्क, एंड इन दैट केस वी विल नॉट हैव टू इवन ब्रिंग द पॉइंटर बैक। तो मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ 2 इंटीजर एंटर कर लेता हूँ 1 2, सो इट डज ऑल राइट। ये सिचुएशन में ठीक काम कर लेगा। आपको पोस्ट पे पॉइंटर की, इसमें क्या हो रहा है कि आप पॉइंटर प्लस समथिंग करके उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं, पॉइंटर की वैल्यू में तब्दीली नहीं करते, तो आपको उसको वापस भी नहीं लाना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इसी तरीके से करते हैं कि आप इसकी वैल्यू में तब्दीली करते हैं तो फिर आपको इसको लाना पड़ेगा वापस। अगर आप यहाँ वापस नहीं लाएंगे, यू विल रिसीव सम काइंड ऑफ एरर फ्रॉम द कंपाइलर दैट द पॉइंटर इज़ नॉट वैलिड और समथिंग लाइक दैट। सो यू सी कि यहाँ आपको एरर आ गया। उसने इसको प्रिंट किया, तो जब ये डिलीट करने के लिए आया, ये फ्री सिस्टम कॉल इसने कॉल की, ठीक है, तो यहाँ इसको मैसेज आ गया इनवैलिड पॉइंटर, कि जो पॉइंटर आप डिलीट करना चाह रहे हैं ये वैलिड पॉइंटर नहीं है। सो द पॉइंटर मस्ट बी पॉइंटिंग टू द बिगिनिंग ऑफ द लोकेशन वेयर इट वाज एक्चुअली एलोकेटेड। So the input is made, and each time we add 1 to the pointer to access the next location। और अगर आप देखें तो अरेज में भी आप ऐसा ही करते हैं, और फिर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को भी तब्दील कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इंक्रीमेंट करें, आप प्लस काउंटर करके भी गुजारा कर सकते हैं। एंड देन यू ब्रिंग इट बैक टू द एक्चुअल लोकेशन एंड देन यू डिलीट द पॉइंटर। Pointers can be declared constant। इसमें हमारे पास 3 केसेस होते हैं। एक, आप डेटा टाइप लिखें int स्टार और उसके बाद कांस्टेंट लिखें।
अगर आप इसके बाद कांस्टेंट लिख रहे हैं तो फिर आप पॉइंटर, आपका पॉइंटर कांस्टेंट होगा, लेकिन जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं होगी। यानी आप पॉइंटर की वैल्यू तब्दील नहीं कर सकते, उसको जो एक बार आपने वैल्यू दे दी वही रहेगी। लेकिन जिस वैल्यू, जिस एड्रेस वो तब्दील नहीं होगा, जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू तब्दील की जा सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डेटा टाइप से पहले कांस्टेंट लिखें। इस सूरत में पॉइंटर कांस्टेंट नहीं होगा, आप पॉइंटर को कोई नया एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू को पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा वो वैल्यू पॉइंटर के थ्रू तब्दील नहीं की जा सकती। और तीसरा केस ये है कि आप पॉइंटर और वैल्यू दोनों को कांस्टेंट बना दें। सो यू विल राइट कांस्टेंट बिफोर डेटा टाइप एंड कांस्टेंट आफ्टर डेटा टाइप। इन दिस केस you can neither change the pointer nor the value that it is pointing to. Okay, next is this example where we are passing the values through pointer. हमने लास्ट टाइम जब फंक्शंस के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि हम वैल्यूज़ जो पास करते हैं आमतौर पे फंक्शंस को, तो वो उनकी एक कॉपी क्रिएट कर देता है वहाँ पे उन फंक्शंस के लिए, लोकल वेरिएबल्स बना देता है। तो इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। उसके अगेंस्ट हमने एक दूसरी सिचुएशन देखी थी पास बाय रेफरेंस की, कि आप उसका रेफरेंस पास कर सकते हैं। रेफरेंस के केस में अलग कॉपी नहीं बनती, और जो चेंज आप उस वेरिएबल के अंदर उस लोकल फंक्शन में करते हैं वो मेन के अंदर भी, या जहाँ से आपने उस फंक्शन को कॉल किया है वहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये तीसरी सिचुएशन है कि आप पॉइंटर के थ्रू भी वैल्यू पास कर सकते हैं। उस सूरत में आप जब कॉल कर रहे होंगे फंक्शन को तो आप उसको एड्रेस पास करेंगे, और जो फंक्शन कॉल हो रहा होगा उसमें वो पॉइंटर में आप वैल्यू गेट कर रहे होंगे, क्योंकि पॉइंटर को एड्रेसेस चाहिए होते हैं। सो इस सूरत में अगर हम देखें तो वी हैव दिस फंक्शन एरिया, सर्कल कैलकुलेट एरिया, which is taking 3 pointers, right? पहला पॉइंटर जो है उसकी वैल्यू पॉइंटर दोनों कांस्टेंट हैं, दूसरा पॉइंटर रेडियस है वो भी दोनों कांस्टेंट है, जबकि जो पीटीआर एरिया है ये कांस्टेंट पॉइंटर है, लेकिन इसकी वैल्यू को कांस्टेंट आपने डिक्लेयर नहीं किया। यानी जिस वैल्यू को एरिया पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को आप तो डील कर सकते हैं, क्योंकि एरिया के अंदर हम उस वैल्यू को वापस ले जाना चाहते हैं जिसके अंदर जो वैल्यू हम एरिया की कैलकुलेट करेंगे। फिर आप इस फंक्शन के अंदर जाके चेक करते हैं कि क्या तीनों पॉइंटर वैलिड हैं। लाइक अगर किसी पॉइंटर में इनवैलिड एड्रेस है या वो नल है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंटर वैलिड नहीं है। सो वी फर्स्ट चेक कि तीनों पॉइंटर्स वैलिड हैं, तो इट इज़ अ चेक अगेंस्ट द नल कि उसमें कोई इनवैलिड वैल्यू नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, पाई की वैल्यू लेते हैं, आपको पता है स्टार लिखेंगे तो वैल्यू आएगी। रेडियस की वैल्यू लेते हैं, स्टार लिखेंगे तो वैल्यू आएगी, और अगेन रेडियस की वैल्यू लेते हैं। और दरमियान में ये जो स्टेरिक्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं। तो आप पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और पी टी आर की वैल्यू जो है उसमें वो वैल्यू स्टोर कर देते हैं। अब पी टी आर जो है चूँकि कांस्टेंट नहीं है शुरू में यहाँ पे, इसका मतलब है इसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है, लेकिन पॉइंटर तब्दील नहीं हो सकता। तो वैल्यू आपने इसकी तब्दील कर ली। अब ये वैल्यू जब आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो देखें आप यहाँ पाई का, रेडियस का और एरिया का एड्रेस पास कर रहे हैं, चूँकि ऊपर पॉइंटर्स हैं, ठीक है। नीचे आके जब आप इस एरिया को प्रिंट करेंगे तो एरिया की अपडेटेड वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पे आपको दस्तयाब होगी। क्यों दस्तयाब होगी? क्योंकि ये पॉइंटर है जो इसी एरिया को पॉइंट कर रहा है। सो यू विल गेट द वैल्यू हियर। So enter the radius of the circle, we say 3, so we get the area that is 28.2744. So we pass 3 arguments from here, which are all the addresses, and then we get them here in the pointers, and we check if the values in the pointers in the addresses are not null, and we also see that only this is the pointer for which the value can be changed, because it is not declared constant in terms of value. However, the value of the pointer cannot be changed, the address cannot be changed. That's why the value is available here as well. Any questions so far? नो सर। सर वैसे बच्चे होंगे सर उसके अंदर, लॉबी के अंदर जी ठीक है सर, वो बच्चे सर एडमिट कर दें कुछ आए होंगे।
कर दिए जी माशाल्लाह, तादाद 15 हो गई है हमारे बच्चों की। माशाल्लाह। तो सर मैं हूँ। हाँ, 2 आप हैं और 1 मैं हूँ, तो 13 रह गए माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। अच्छा, अब ये सारी बात आपको समझ आ गई यार? आपको ज़्यादा नहीं समझ आती जा रही? बस सर जी जो समझ आ जाती है फिर यही कोशिश करते हैं कि और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे तो थोड़ी हैरत हो रही है कि आपको हरी सारी बातें समझ आती जा रही हैं, कोई बात भी आपके ज़हन में सवाल नहीं है। एनीवे, कुछ बच्चे ज़हीन भी होते हैं, सब मेरी तरह कौन ज़हन थोड़ी होते हैं। ओके, मेरा ख्याल है हम आज का लेसन यहाँ ख़त्म करते हैं। एंड वी विल, मेरा ख्याल तो ये था कि हम आज पॉइंटर्स ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसको ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा जो रह गया इसका काम। ठीक है। जी सर। अच्छा सर, कोई आपको यूनिवर्सिटी की ओपनिंग की है खबर? नहीं बेटा, अब ये ख़बर पहले आप ही को मिलेगी इंशाल्लाह, मुझे मेरे तक बाद में आएगी। चलिए सर। सो और बराए मेहरबानी अब कुछ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका समहाउ आ जाएगा सामने। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई डोंट नो इस दफ़ा सिचुएशन क्या होती है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में कुछ कन्वेंशनल चीज़ें हो गई तो फिर ज़ाहिर है आपके लिए मुश्किल होगी एग्ज़ाम में। जी ठीक है। Sir, I had to ask something. जी जी। सर मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, तो मैं अगर पॉइंटर वाले फंक्शन को ऊपर कॉल करता हूँ तो सर तब वो कॉल हो जाता है और फिर मुझे फंक्शंस का जो आउटपुट है वो मिलता है। पर अगर मैं उसको सी आउट के अंदर कॉल करता हूँ तब मुझे उसकी आउटपुट नहीं मिलती, तब दिखा कोई सकते एरर हैं आ आप, जाता है। दिखा सकते हैं आप, यस सर, यस सर। दिखाइए। सर, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। जी जी जनाब, बिल्कुल जाइए। सर ये है। ओके, आपने फंक्शन बनाया गेट मिन एंड मैक्स। ये दिखाइए गेट मिन एंड मैक्स कहाँ पे है? ये सर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा। अच्छा, इसको आप एक एरे दे रहे हैं, उसका साइज़ दे रहे हैं और पॉइंटर्स दे रहे हैं आप मैक्स और मिन के नाम से, 4 वैल्यूज़ आप दे रहे हैं। अब ज़रा नीचे आइए मेन में जहाँ पे से कॉल कर रहे हैं। अच्छा, नंबर्स के नाम से आपने एरे डिक्लेयर कर दिया जिसको आपने 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ दे दी। तो नंबर पास कर दिया, उसके बाद उसका साइज़ पास कर दिया विच इज़ 5। फिर आपने मैक्स और मिन का जो है वो आपने एड्रेस पास कर दिया। ठीक हो गया। अब ऊपर जाइए फंक्शन में। अच्छा, फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं? फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस दैन साइज आई प्लस प्लस, इफ़ नंबर एट आई इज़ लेस दैन मिन। अच्छा ठीक है, तो मिन इज़ इक्वल टू नंबर एट आई, और इफ़ नंबर एट आई इज़ ग्रेटर दैन मैक्स तो मैक्स इज़ दिस। ठीक है। अच्छा, अब चलाइए इस प्रोग्राम को। सर ये रन करेगा, ठीक है, आउटपुट भी मिलेगी। ठीक है। ये देखें, पर अगर मैं इसको सी आउट के अंदर कॉल करूंगा तब ये फंक्शन रन नहीं करेगा। अच्छा, करिए ज़रा सी आउट के अंदर कीजिए। तो बेटा वो ठीक है ना, सी आउट के अंदर इस फंक्शन को, ये फंक्शन आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा। इज़ इट रिटर्निंग एनीथिंग? ओ
ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ज़रा एम्प्टी जो आ रहा है, तो उसको सी आउट को अगर एतराज़ है उसके ऊपर, तो मेरा ख्याल है उसका एतराज़ बड़ा जायज़ है। सही, मतलब यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे मिन और मैक्स की वैल्यू मिल रही है और मुझे उसको अलग कॉल करना पड़ेगा, ऐसा हाँ, सर? देखिए जब आप फंक्शन को सी आउट में लिखते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उस फंक्शन को अल्टीमेटली कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो वो वैल्यू डायरेक्टली सी आउट में प्रिंट हो जाएगी, बजाय इसके कि आप उसे अलग वेरिएबल में गेट करके फिर प्रिंट करें, तो आप डायरेक्टली सी आउट में प्रिंट करते हैं। लेकिन जब फंक्शन रिटर्न ही कुछ नहीं कर रहा, तो ज़ाहिर है उसको सी आउट में लिखने की कोई वजह नहीं बनती फिर। सही 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 सही, ठीक सर, आगे समझ। थैंक यू। जी, और कोई सवाल है या शुड वी एंड द सेशन? नहीं सर, कोई नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।